दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान, ऐसा मानना है वर्ल्ड बैंक का कि 2030 तक हम दुनिया की विकसित देशों की लिस्ट में आ खड़े होंगे, अर्थात हम विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। एक ऐसे हिंदुस्तान में जो विकसित होने की पूरी अपनी योग्यता रखता है, जितने उसके मानदंड बनाए गए हैं वो सारे मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन उसकी दूसरी भी एक छवि है। एक ऐसी छवि जहां 3 सालों में 13 लाख महिलाएं गायब हो जाती हैं, 13 लाख बच्चियां गायब हो जाती हैं। उन 13 लाख में वो किशोरियां भी होती हैं, वो लड़कियां भी होती हैं, वो कॉलेज की होती हैं, वो स्कूल की होती हैं, वो काम करने वाली महिलाएं होती हैं जो गायब हो जाती हैं। वो कहाँ गायब होती हैं, कैसे गायब होती हैं, सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है। उसमें से कितनी लड़कियों को पुनर्वास करवाया गया, कितनी लड़कियों को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया, इसका सरकार के पास कोई पुख्ता डेटा उपलब्ध नहीं है। क्या ऐसे में हम एक विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं? क्या एक ऐसे राष्ट्र की श्रेणी में हम अपने आप को खड़ा कर पाते हैं जहां महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, जहां महिलाएं अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें, जहां महिलाएं हर चीज़ों में, हर मामलों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की स्थिति में हो? अभी तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति काफ़ी खराब है भारत में। हर दिन आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी, बच्चियों के साथ बलात्कार। आज मैं पेपर पढ़ रहा था तो एक 5 साल की लड़की के साथ, कोच्चि में एक 5 साल की लड़की के साथ जघन्य तरीके से बलात्कार किया जाता है और उसका गला घोंटकर उसको दलदल जमीन में गाड़ दिया जाता है। इतनी निर्ममता से उसकी हत्या की जाती है कि जिसका कोई मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ऐसी जघन्य अपराध के लिए क्या सजा होनी चाहिए? ऐसे अपराधियों की भावना इतने जोर से विकसित कैसे हो रही है? वो ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम कैसे दे रहे हैं? उनके पीछे उनकी क्या साइकोलॉजी काम कर रही है? इसके बारे में हमको काम करना होगा, सोचना होगा, ऐसे अपराध को रोकना होगा। क्योंकि जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी तब तक सही मायने में हम देश को आगे नहीं ले जा सकते। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे देश में या दुनिया में आधी आबादी उन्हीं महिलाओं की है जो महिलाएं आज दुनिया में अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही हैं, अपने वजूद को पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, अपने स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि ये हिंदुस्तान में ही खाली हो रहा है। ये उन तथाकथित विकसित राष्ट्रों में भी हो रहा है जहां महिलाओं को पल पल शोषित किया जाता है, उनको चीज़ों से वंचित किया जाता है, उनको अधिकारों से वंचित किया जाता है, उनको भागीदारी सुनिश्चित ना किया करने का एक षड्यंत्र रचा जाता है जिनमें महिलाओं को भागीदारी से दूर रखा जा सके। तो हम कौन से विकसित राष्ट्र की बात करते हैं? हम कौन से विकास की बात करते हैं? क्या ये डेवलपमेंट है? मेरी समझ से ऐसा डेवलपमेंट तो किसी काम का नहीं कि जहां एक वर्ग अपने आप को डेवलप्ड कहता हो, वहीं दूसरा वर्ग जो आधी आबादी पूरी दुनिया में रखने वाला वर्ग अपने आप को शोषित, वंचित, संकुचित कहता हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई आज़ादी है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई शानो शौकत की बात है। ये बहुत इतराने वाली बात है, बहुत गुरूर करने वाली बात है। आज एनसीआरबी के आंकड़े ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि भारत में तो स्थिति अत्यंत खराब है, विकट रूप में पहुंच चुकी है स्थिति। ऐसा अंग्रेजों के समय हुआ करता था, ऐसा मुगलों के समय हुआ करता था जहां औरतों की स्थिति काफ़ी नाजुक थी। चूँकि आज हम एक स्वतंत्र देश का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, बल्कि हमें प्राप्त किए तकरीबन 75 साल हो चुके हैं। हम 75 साल में हमने बहुत उपलब्धियां अर्जित की हैं, 75 साल में हमने देश को बहुत आगे ले जाने का काम किया है। लेकिन हम इन्हीं 75 सालों में एक ऐसे वर्ग का उत्थान करने में हम कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे रख दिए हैं जो वर्ग हमारी आधी आबादी को कवर करता है। वो वर्ग आधी आबादी तो छोड़िए, वो वर्ग कहीं ना कहीं हमारे वजूद के लिए भी वही वर्ग जिम्मेदार है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महिलाएं ही पुरुष की जननी होती हैं। महिलाओं के बिना पुरुष के अस्तित्व की कल्पना करना भी बेमानी है। तो क्यों फिर पुरुष
उन्हीं महिलाओं को उपेक्षित करता है, उन्हीं महिलाओं को वंचित करता है, उन्हीं महिलाओं का शोषण करता है, ये पुरुष को सोचना होगा। अब बात आती है जघन्य अपराध की। दोस्तों, जघन्य अपराध के लिए वैसे ही जघन्य तरीके से सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। हमारे कानून में सजा का प्रावधान तो है, लेकिन उतने कठोर प्रावधान नहीं है। हर अपराधी निर्मम हत्या करने के बाद, हर अपराधी क्रूर हत्या करने के बाद, क्रूर से क्रूरतम अपराध करने के बाद भी अपने आप को बचा ले जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लूप होल है, उस लूप होल का सहारा लेकर के वो अपराधी बचने में कामयाब हो जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारी प्रशासनिक मशीनरी भी जिम्मेदार है, जो ऐसे लूप होल को पॉइंट करके और उस लूप होल को ख़त्म करने के लिए सरकार को सजेशन नहीं देती है। प्रशासनिक मशीनरी जो होती है वो राजनीतिक जो कार्यपालिका है उसको सलाह देती है, वरना राजनीतिक कार्यपालिका को बिल्कुल भी प्रशासन चलाने का अनुभव नहीं होता। उनको तो राजनीति करने से फुर्सत ही नहीं है, वो तो अपनी राजनीति में मशगूल होते हैं। वो जब राजनीति कर लेते हैं तो अपने बच्चों को राजनीति में लाने में मशगूल होते हैं। वो ढोंग करते हैं, बहाना करते हैं जनता की सेवा का। उनको कुछ नहीं पता कि जनता का क्या सरोकार है, जनता की क्या नीड है, जनता की क्या डिमांड है, उनको कुछ भी नहीं पता। वो 5 साल के लिए चुन के आते हैं, 5 साल बीत जाता है कैसे उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो वही शानो शौकत में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। उनको एक गाड़ी मिल जाती है, उनको बड़ा सा घर मिल जाता है, उनको लगता है कि बस यही हमारा जीवन है। उनको जन सरोकार से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे में दोस्तों प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि हम हर बात को प्रशासन के सहारे नहीं छोड़ सकते। हम हर बात को राजनीतिक कार्यपालिका के सहारे नहीं छोड़ सकते। हम उनसे उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। हम उनसे जो उम्मीद लगाते हैं उस उम्मीद को जब वो पूरा करता हुआ हम उनको नहीं पाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारे मन में निराशा आती है, निराशा का भाव आता है और हमारा लोकतंत्र से, हमारा संविधान से, हमारा वो सिस्टम से भरोसा उठने लगता है। फिर हम उन्हीं सिस्टम के खिलाफ जा कर के, हम उन्हीं सिस्टम के खिलाफ बगावत करने पे उतारू हो जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। हमको एक बात तो माननी पड़ेगी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो भी संविधान में बाकायदे उन्होंने जो भी उल्लेख किए हैं, संविधान में उन्होंने जो भी प्रावधान किया है और समय समय पर संविधान में जो भी बदलाव किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं, वो अपने आप में बिल्कुल सार्थक हैं। उनकी सार्थकता पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। बस ज़रूरत है हमको सही मनोभाव से उसको लागू करने की। बस ज़रूरत है हमें उस संविधान को सही तरीके से क्रियान्वयन करने की, ताकि कोई भी निर्दोष व्यक्ति को सज़ा ना मिले, लेकिन हर दोषी व्यक्ति सज़ा का पात्र हो और उसको सज़ा मिले ही मिले। आपको पता होगा संविधान को लागू करवाने का काम हमारी मशीनरी पे होता है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कहते हैं। लेकिन होता क्या है, ये मशीनरी जब एक बार अपने अस्तित्व में आती है, इस मशीनरी में वो हर सेवक जब अपने अस्तित्व में आता है तो वो अपनी जॉब को बचाने में, वो अपने सुख को भोगने में, वो अपने नाम को भोगने में संलिप्त हो जाता है, मशगूल हो जाता है। उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसके क्या उत्तरदायित्व हैं, किस बात की शपथ लेकर के वो उस पद को होल्ड कर रहा है। वो सब कुछ भूलते हुए वो बस अपने उत्थान के पीछे लग जाता है और यहीं से गड़बड़ी स्टार्ट होती है। कुछ समय पहले एक आंकड़ा आया था। उस आंकड़ों में ऐसा बताया गया था कि 75% जो विमेन हैं वो कहीं ना कहीं हैरेसमेंट की शिकार हैं, लेकिन वो कहीं भी कंप्लेन करने नहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको सामाजिक प्रताड़ना का भय होता है।
उनको भय होता है कि वो जिस समाज में रहती हैं वो समाज उनके बारे में क्या सोच रखेगा, वो परिवार उनके बारे में सोच क्या रखेगा। क्योंकि एक तो बात सत्य है कि महिलाओं ने जब जब उंगली उठाई है पुरुषों पे, तो सबसे पहले शिकार वो खुद हुई हैं। सबसे पहले एलिगेशन उन पे खुद लगा है, बाद में पुरुष पे एलिगेशन लगा है। सरकार ने चाहे जितने भी कानून पास कर दिए हों, सरकार ने चाहे जितने भी प्रावधान कर दिए हों, कठोर से कठोरतम सजा का प्रावधान कर दिया हो, लेकिन समाज का तो एक अपना अलग ही पैमाना होता है। समाज एक अलग डायरेक्शन में सोचता है, समाज एक अलग डायरेक्शन में काम करता है। सबसे पहले महिलाओं के चरित्र पे उंगली उठाई जाती है। जब भी बात आती है किसी ऐसे पुरुष और स्त्री के बीच की बात आती है, तो सबसे पहले महिलाओं के अस्मिता पे सवाल उठाई जाती है, उनके चरित्र को चोट किया जाता है, उनको तोड़ने की कोशिश की जाती है। वो बेचारी अपने चरित्र को बचाने के चक्कर में वो उस दोषी पुरुष के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाती है। तो सबसे पहले तो ये मनोभावना को बदलना होगा, और ये मनोभावना हम बदलेंगे, आप बदलेंगे, और हम आपको बदलने में प्रशासन भागीदार होगा, और प्रशासन जब भागीदार होगा तो हम अवश्य ही बदलेंगे। ऐसी मानसिकता बदलेगी और बदलनी भी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को सुरक्षा देना हमारा आपका कर्तव्य है। महिलाओं को स्वतंत्र महसूस करवाना हमारा आपका कर्तव्य है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां महिलाओं को अर्धांगिनी कहा जाता है, जहां औरतों को काफ़ी इज्जत दी जाती थी। हम ऐसे देश में रहते हैं जिस देश का अपना प्राचीन इतिहास, जो महिलाओं के लिए काफ़ी समृद्ध इतिहास रहा है, महिलाओं का इतिहास से भरा पूरा इतिहास रहा है। तो क्यों ना हम महिलाओं को फिर से वो स्थिति दिलाने में हम अपना योगदान करें, और हम अगर दृढ़ निश्चय कर लिए तो हम वो योगदान दे सकते हैं। महिलाओं को वो स्वतंत्रता महसूस करवा सकते हैं, महिलाओं को हर हिस्से की साझेदारी उनको हम दे सकते हैं। उनकी जहाँ भी भागीदारी होनी चाहिए हम उनकी भागीदारी सुनिश्चित करवा सकते हैं। ये संभव है। ऐसे छोटे छोटे देश, स्कैंडिनेवियन देश जिसमें आइसलैंड है, आपका डेनमार्क है, स्वीडन है, छोटे छोटे देश हैं। आप उनको विश्व मैप पे देखेंगे, वर्ल्ड मैप पे जब उनको देखेंगे तो आप अगर पैनी नज़र से ना देखें तो आप उन देशों को पहचान भी नहीं पाएंगे। इतने छोटे छोटे मुल्क हैं, लेकिन वो अपने यहाँ महिलाओं के लिए वो तमाम अवसर उपलब्ध करवाए हैं जो कि महिलाओं की उन्नति के लिए, उनकी समुचित उन्नति के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और वहाँ की महिलाएं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे डिफेंस का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और पुरुषों से कुछ मामलों में तो वो आगे भी निकल रही हैं। लेकिन वहीं हमारा देश साउथ एशिया में हमारा देश काफ़ी बड़ा देश, आबादी के मामले में हम दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ वर्कफोर्स भी बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन में भी हम उतने ख़राब नहीं हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, उनके ही जैसे हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, और हमारा भी 75 साल पुराना डेमोक्रेसी है। और वैसे तो इतिहास में देखा जाए तो हमें डेमोक्रेसी का बहुत पहले से, महाजनपद काल से ही डेमोक्रेसी का हमारे पास एक्सपीरियंस है। तो क्यों ना हम महिलाओं को इतना अधिकार दें, महिलाओं को इतनी आज़ादी दें कि जैसे रात को हम घूम सकते हैं तो महिलाओं को भी वो हिम्मत मिले, महिलाओं को भी वो स्वावलंबन मिले, ताकि महिलाएं भी रात को विचरण कर सकें। महिलाएं चाहें तो वो हर काम कर सकें जो आज केवल पुरुषों का जिस पे एक अधिकार बना हुआ है। तो मेरी तो यही गुजारिश होगी आप सभी से कि आप भी हर महिला को इज्जत दें, हर महिला को अपनी बहन और बेटी की तरह प्यार दें। दोस्तों, शादियां होती हैं, वो महिला से ही शादी होती है, लेकिन शादी केवल एक से होती है। आप
जो भी करना चाहते हैं किसी एक महिला के साथ करने का सोचें, वो भी एक दायरे में रहते हुए, वो भी गृहस्थी जीवन का जो एक अपना बनाया गया है सांचा, उस सांचे के अंदर रहते हुए आपको वो सारे काम का निर्वहन करना है। लेकिन वो सोच, वो विचार हर महिलाओं के लिए अगर आपके दिमाग में उत्पन्न होता है, वो विचार आते हैं, तो समझ जाइए कि वो बड़े खतरनाक विचार हैं, वो आपको ख़त्म करने वाले विचार हैं। वो आपके विचार ऐसे हैं जो बहुत सारी महिलाओं को एक नकारात्मक संदेश देने वाले विचार हैं, महिलाओं की आज़ादी को छीनने वाले विचार हैं, महिलाओं की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले विचार हैं। ऐसे विचारों को तत्काल समय रहते रोकिए, ऐसे विचारों पे अपने दिमाग को स्टॉप करिए, नहीं तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, सब कुछ ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। ऐसे विकृत मानसिकता के लोग पैदा ही होते रहेंगे। इसी के साथ हम फिर से कहना चाहते हैं कि आप महिलाओं की इज्जत करें, महिलाओं को फ्री महसूस करवाएं, महिलाओं को अपने साथ चलने पे एक आज़ादी महसूस हो, ऐसा उनके साथ अनुभव अपना शेयर करें। बस इतनी ही बात कहनी थी। फिर कभी किसी नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।